Okay, student. So, good evening. Actually, today we are going to study a very important topic of civics, constitutional design. ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अदर कंट्रीज के भी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना है. तो एवरीबॉडी इज रेडी? एवरीवन ऑल आर रेडी? Yes, no. Fast, tell me. Okay, everyone. Abdullah, ready? Anshu. Faraz, Shikhar, Vinayak. Good evening, good evening. Okay. तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस करा था. देखो कुछ स्टूडेंटों का डिमांड था कि इस चैप्टर में एक बार फिर से रिकैप करिएगा. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में एक बार थोड़ा बार रिकैप करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना था डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, हमारे देश के लोगों के राइट्स के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत के बारे में, ये सारे टॉपिक को डील करना था. तो जैसा कि आप जान लो कि मैंने बार बार बताया कि आपके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पे रूलर्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपने मन मुताबिक तरीके से कुछ भी करने के. जैसे मैं सपोज करो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को कंपेयर कर लो, चाइना की बात कर लो, तुम नॉर्थ कोरिया की बात कर लो. वहां का रूलर जो है वो क्या है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो रूल रेगुलेशन बना सकता है. बट आप अपने देश की बात करो तो हमारे देश की सरकार जो है वो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. मतलब हमारे देश की सरकार जो है वो अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करती है, लेजिटिमेसी को फॉलो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती है. वो किसी भी डिसीजन को लेने के पहले उसको डेलिब्रेट कराएगी, उस पर डिबेट कराएगी, डिस्कशन कराएगी. अगर उसके डिसीजन को मेजोरिटी मिलती है तो वो डिसीजन ले सकती है, अदरवाइज वो डिसीजन को वापस उनको विड्रॉ करना पड़ेगा. तो हमारे देश का सिस्टम कुछ डिफरेंट है. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे देश में क्या है, पब्लिक का पावर चलता है. डेमोक्रेसी का मतलब ये था डेमो प्लस क्रेटस. डेमो का मतलब पब्लिक, क्रेटस मतलब पावर. जिस देश में पब्लिक का पावर चले उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद आते हो क्या, जिसके हमारे देश का जो सुप्रीम लॉ है, हम लोग सुप्रीम लॉ के बारे में वर्कआउट करेंगे. सब मतलब एक एक करके वर्कआउट कर रहा है. ठीक है, इस चैप्टर में आप ये भी स्टडी करोगे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ अथॉरिटीज, सब चीजों को डिस्क्राइब किया गया और ये बताता है किस तरीके से आपके देश को आगे की तरफ रन कराना है. इसके बाद है कि हु डिजाइन देम. इसको डिजाइन तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन लोगों ने इसको डिजाइन करा. और हम ये भी बता दें कि हमारे देश का संविधान जो क्या है, मिक्सचर है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा. फिर इसको स्टार्ट करने के पहले आप साउथ अफ्रीका की कुछ घटनाओं के बारे में आप देखोगे तो मैंने आपको बताया होगा 10 में 1994. देखो सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. तो आपको बता दें कि 1994 के पहले आपके साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहां पे व्हाइट सुपरमेसी चलती थी. व्हाइट सुपरमेसी का मतलब वहां पे व्हाइट लोग जो थे, जो यूरोपियन पावर, यूरोप के जो कंट्रीज के लोग थे, वो लोग साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको सप्रेस करते थे. मतलब ब्लैक were treated there same like animals. उनके पास they did not have any rights. मतलब सेम उनके पास वो एनिमल वाला पॉइंट था, किसी तरह की कोई आजादी उनके पास नहीं थी. तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो अपार्थाइड, मतलब कि क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. मतलब वहां पे भेदभाव होता था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कलर के आधार पर वहां पे भेदभाव होते थे. तो ये साउथ अफ्रीका का पॉइंट था. तो इसमें आपने कहा कि नेल्सन मंडेला जब स्टार्टिंग में, उनको आजादी का मतलब नहीं पता था. सपोज करो कि एक छोटा बच्चा, उसको फ्रीडम का मतलब क्या पता है. छोटा बच्चा वो फ्रीडम का मतलब क्या समझता है, फ्रीडम का मतलब समझता है क्या, जैसे भैया हमको खेलने की आजादी हो,
जहां भी मन करे वहां पे मैं घूम सकूं, जो मन करे मैं स्टडी कर सकूं, जैसा मन करे मैं वैसा प्रोफेशन एक्सेप्ट कर सकूं, यही आजादी चाहिए। बट जैसे वो थोड़े से बड़े हुए हैं, यूथनेस में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि अरे भाई हमारे पास तो कोई आजादी ही नहीं है, और हमारे पास नहीं, हमारे कलर के दिखने वाले जो भी लोग हैं, ब्लैक कलर्स, दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स, कोई आजादी नहीं है, दे डिड नॉट हैव एनी लिबर्टी, उनके पास अपना सेल्फ डिग्निटी कुछ है ही नहीं है, व्हाइट के कर्मों पे वो लोग जी रहे नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया कि नहीं भाई, और एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब 28 साल तक जेल में रहे, उसके बाद वो बाहर निकले, और 10th में 1994 को वो मतलब कि जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में 400 में लगभग 250 से ज्यादा इनको सीट मिला, और इसके बाद वो 10th में 1994 को साउथ अफ्रीका पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर दिए गए, मतलब उन्होंने शपथ लिया। तो 10th में 1994 को उन्होंने शपथ ले लिया, मतलब वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये वहां पे अब क्या हुआ कि अब साउथ अफ्रीका में ऐसा होने वाला था, सिस्टम बना कि जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई सप्रेशन ऑफ राइट नहीं था। अब वहां पे क्या था, ओनली ह्यूमैनिटी, मानवता की बात की जा रही थी। बट कंडीशन क्या था कि अब देखो यहाँ पे पॉइंट है कि अब साउथ ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोगों ने बोला कि चलो भाई हम लोग अब चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई किसी के ऊपर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई किसी को ऑपरेस नहीं करेगा, कोई किसी के राइट को स्नैच नहीं करेगा। बट ये सब केवल लिप सर्विस चल रहा था, ये सब ओरल था। ध्यान देना, जिसको क्वेश्चन पूछो वो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है चैट में, ठीक है, आप लोग इंडिपेंडेंट है, और बीच बीच में बोलते रहोगे ना तो समझ में आएगा। सिविक्स है, सिविक्स में जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे उतने ज्यादा टॉपिक पे हम लोग डील करेंगे। चुपचाप बैठ के टॉपिक को कहानी रामायण महाभारत की तरह नहीं सुनना है। एवरीबॉडी, आप लोग को जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे डिस्कस कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट्स आपने देखे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक जो थे अब उनको भी वो सारी लिबर्टी मिल चुकी थी, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल चुका था, उन लोगों की भी वो सारी आजादी मिल चुकी थी अब, ठीक है, जो कि व्हाइट के पास ऑलरेडी पहले पे थे। मैंने आपको क्या बताया कि ब्लैक और व्हाइट वालों ने माउथ सर्विस तो किया कि चलो हम दोनों एक दूसरे के राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये ओरल था। वाई ही, अच्छा देखो क्यों वो जेल गए। अब सपोज करो कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई, चंद्रशेखर आजाद को क्यों मरना पड़ा, मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप ऑपरेसर के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करेंगे, अब सपोज हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट किया कि भाई हमको भी राइट चाहिए, फाइट टू राइट, जिसको ब्रिटिश ने कुचलने की कोशिश की कि सप्रेस करो, इसको खत्म करो। तो ब्रिटिश का तो फंडा ही था कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी हो फैले उसका तो उसका इलाज करो, इससे अच्छा कि बीमार को ही खत्म कर दो, काम खत्म। तो व्हाइट के अगेंस्ट में जो नेल्सन मंडेला अलग अलग तरह के मूवमेंट्स कर रहे थे, क्लियर था कि व्हाइट वाले आपको दबाएंगे, दबाने के लिए आपको जेल में भेजेंगे। तो अपार्थाइड मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में इन्होंने लंबा स्ट्रगल किया, मतलब साउथ अफ्रीका लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था और इन्होंने भी ये स्ट्रगल किया। और एट लास्ट मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया कि जब ये माउथ सर्विस इन लोग के बीच में चल रही थी, ध्यान देना, माउथ सर्विस चल रहा था, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इन लोगों को ट्रस्ट नहीं था। ब्लैक वाले बोल रहे नहीं, कहीं फिर से व्हाइट वालों का साम्राज्य है तो ये फिर से हमारे साथ ऑपरेशन वाला व्यवहार करना शुरू कर देंगे। और व्हाइट को डर था कि कहीं ब्लैक वालों की सरकार आ जाएगी तो फिर हम लोगों पे कहीं ये रिवेंजिंग पॉलिटिक्स ना करना शुरू कर दे, बदला लेना शुरू कर दें। तो इसलिए उन्होंने बोला सबको फाइट करो, चलो यहाँ पे रिटेन संविधान। मतलब इन लोगों ने क्या किया कि 26 अप्रैल 1994 को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बना के तैयार कर लिया कि अब रिटेन रहेगा। अगर रिटेन एवरीथिंग इज इन रिटेन, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर है तब उसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन रिटेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। तो यहां देखो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पूरे वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेट कंट्री थे सबको इंस्पायर किया कि भैया इतनी ज्यादा समस्या होते हुए भी एक कंट्री जहां पे प्रेम्बल मतलब ये भी जिसमें आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी बात की गई है, जो कि आगे आप पढ़ोगे।
देखो यहाँ पे मंडेला का एक स्टेटमेंट है, देख लो यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट है कि मंडेला ने क्या कहा। If they all are against, then how the apartheid movement was successful? apartheid मूवमेंट नहीं हो रहा था, मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड हो रहा था। मतलब ये भेदभाव जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के आधार पर जो भेदभाव था उसके अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो अगर सब के सब अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट में कौन था? व्हाइट वाले अगेंस्ट में थे ना, ब्लैक थोड़ी ना थे, ब्लैक तो थे नहीं, तो ब्लैक को तो आजादी ही चाहिए थी। तो देखो यहाँ पे मंडेला ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान तैयार हो रहा है ये पास्ट की बातों को भी बताएगा, फ्यूचर को भी बताएगा। ऑन द वन हैंड एक तरफ की बात करें तो इट इज ए सोलमन पास्ट इन विच वी as a South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। तो ये संविधान में अब एक हफ्ते पहले उन्होंने लिखा, उन्होंने वर्क क्या करा कि भाई साहब हम दोनों का मतलब बी का मतलब कौन है? ब्लैक एंड व्हाइट दोनों की बात की जा रही है कि पास्ट में जो व्हाइट वालों ने ब्लैक के ऊपर सप्रेशन ऑफ राइट किया है, उसको रिप्रेस किया है, स्पिरिचुअलिटी उनके पास दिखाई है, रेसिस्ट किया है, ये सिस्टम को आने वाले समय में कोई इस तरीके की बातों को दोहराएगा नहीं। ठीक है। इट इज ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अ कंट्री इनटू वन व्हिच ट्रूली शेयर्ड बाय इट्स ऑल पीपल। और हम लोग वास्तव में एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं, देश का निर्माण हो रहा है जिसमें हमारे देश के जो रिसोर्स है उसको सब के सब लोग शेयर करें, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, उससे मतलब नहीं है। अ कंट्री व्हिच इज द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन। तो एक ऐसा देश जहां पे हर बंदा जो है, चाहे वो ब्लैक है, व्हाइट है, वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, कास्ट, जेंडर, कलर्स के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जहां पे सब इक्वल हो, एक जैसे हो। तो एक ऐसा देश बनेगा। तो ये तो साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री के बारे में आपने समझा। अब थोड़ा सा अपने हिस्ट्री पे भी देख लो। व्हाई डू वी नीड ए अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो वहां पे तो केवल दो थे, ब्लैक एंड व्हाइट, इनको सेटिस्फाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमारे देश में गजब का डिवीजन है भाई, मैंने बताया था आप लोग को कि हमारे देश में गजब का डिवीजन है। पहले तो कम्युनिटी में चले जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, ज्यूज। अब हिंदू में चले जाओ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, महादलित, एससी, बीसी, गजब का डिवीजन है। मुस्लिम में जाओ शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन में जाओ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मैंने गजब का बंटवारा है। तो वहां पे दो बंदों को सेटिस्फाइड करने के लिए इतना लंबा पेचीदा संविधान बनाया गया। तो हमारे देश में तो गजब का डिवीजन है। तो इस डिवीजन को पूरा करने के लिए समझ लो कि हमारे देश का संविधान कितना डेंजर तरीके से बनाया गया होगा। तो साउथ अफ्रीका जो एग्जाम्पल था कि भाई हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ऑपरेसर या फिर ऑपरेस्ड दोनों जो है उस देश से गायब होने चाहिए। ऑपरेसर का मतलब जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, एंड ऑपरेस्ड का मतलब जिसके ऊपर अत्याचार होता है। तो ना ही यूरोप के, ना ही कोई ब्रिटिश हो और ना ही कोई इंडियन हो, मतलब एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सबके सब इक्वल हो। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे अगर आप लोग को ये एरो मार्क दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। एक संविधान क्या क्या काम करता है, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है तो ध्यान देखो यहाँ पे, पहला, इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ। सबसे पहले क्या है देखो, हमारे देश में कोई भी कम्युनिटियां हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी स्टेटस हो, कोई भी कास्ट हो, सबको संविधान पे 100% विश्वास है। अरे कोर्ट पे विश्वास है ना, कोई किसी को फाइट करता है चलो चलो कोर्ट में देख लेंगे, सबको बोलते चलो कोर्ट में बात करेंगे हम, क्योंकि सबको कि भाई कोर्ट जो है हमारे देश का जो मतलब होता है टेम्पल, उसको कहा जाता है। कुछ हो या ना, वहां पे जस्टिस तो जरूर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये संविधान क्या करता है, तो एक तरह का ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन आपके देश के लोगों के बीच में लेके आता है। दूसरा, it specify how the government will be constituted, who will have power to take which decision। अब दूसरा ये करता है, संविधान का रोल क्या है, सरकार में कौन आएगा और किसे कौन सा पावर दिया जाएगा, कौन क्या डिसीजन ले पाएगा,
ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तीसरा, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करता है ये? तो ये जो सरकार है, गवर्नमेंट है, आपकी जो सरकारें चल रही हैं, हाँ यू कैन से दैट, सरकारें जो चल रही हैं उनके पावर को लिमिटेशन में रखना, मतलब कि कंट्रोल में रखना। ऐसा ना हो कि कोई भी रूलर जो है, जो प्रधानमंत्री हैं, कोई भी डिसीजन अपने मन मुताबिक तरीके से लेना शुरू कर दे। भैया आप अगर देश के पीएम हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डिक्टेटर हो गए हो। आपको डिसीजन लेने के पहले आपको डिबेट कराना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग से आगे बढ़ना है। पहले लोकसभा में पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, फिर प्रेसिडेंट में पास कराओ, तब जाकर वो बिल एक्ट के रूप में बदलेगा। एंड फोर्थ है कि इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका क्या? बनाने का मतलब यही है कि भाई साहब एक ऐसे समाज का निर्माण हो, एक आइडियल समाज का निर्माण हो, जहाँ पे हर बंदे का जो एस्पिरेशन है, एक्सपेक्टेशन है, वो पूरा होना चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं वो सबके पास अपना डेमोक्रेटिक अपना संविधान है। अब ऐसा नहीं केवल डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री उनके, अरे बिना सिस्टम, अरे कोई स्कूल एफिलिएटेड है या फिर नहीं है, एक सिस्टम के साथ तो चलता होगा ना। तो वो सिस्टम, जो सिस्टम को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको रिटर्न में रखा गया है। वहीं पे बात करोगे, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, इन लोगों ने भी अपने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आपको पता है ब्रिटेन का कुछ हिस्ट्री? देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ग्रेट ब्रिटेन। देख रहे हो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन? देखो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है आप लोगों को? ग्रेट ब्रिटेन, बोलो यस नो। ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है एवरीबॉडी? तो चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट तुमको बताता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ है। पता है आप लोग को ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ? देख लो, छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है? जब यहाँ पे वर्ड दिया है तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इमेजिन करो कि ये तुम्हारा ब्रिटेन है, ठीक है? ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, सबको दिख रहा है ना? एवरीथिंग इज ओके? वीडियो इज क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। सपोज करो कि ये ब्रिटेन है, इमेजिन करो, मैं ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण बता रहा हूँ तुमको। तो ये यहाँ पे तीन तरह के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मौजूद थे, ध्यान देना। तीन अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मौजूद थे, जिसमें एक था तुम्हारा इंग्लिश, एक था स्कॉटिश, और एक था तुम्हारा आयरिश, मतलब आयरलैंड, ठीक है? तो देखो ये इंग्लिश जो थे वो सबसे पहले कंट्री थे जिन लोगों ने पार्लियामेंट को एडॉप्ट किया था। पार्लियामेंट को एडॉप्ट किया था, कब एडॉप्ट किया था? 1688, 1688। ध्यान देना, इंग्लिश जो थे वो सबसे पहले नेशन थे जिन लोगों ने 1688 में अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद देखो क्या हुआ कि इंग्लिश का अपना सब पार्लियामेंट था, स्कॉटलैंड का अपना पार्लियामेंट था। तो इंग्लैंड ने बोला कि भाई ये काम करो, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के पास आता कि एक काम करो, हम दोनों मिल जाते हैं, ठीक है? और मिलकर एक अपना अलग सब पार्लियामेंट बनाते हैं जिसमें हम दोनों का काम वर्कआउट होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक अपना अलग पार्लियामेंट बनाया।
पार्लियामेंट बना लिया। ये पार्लियामेंट किस चीज के आधार पर था ध्यान देना, तो एक्ट ऑफ यूनियन, मतलब एक एग्रीमेंट बना था एक्ट ऑफ यूनियन का, कब 1707 में, और उसके बाद तुम्हारा ये पार्लियामेंट तैयार किया गया, ध्यान देना पार्लियामेंट बन गया। अब इस पार्लियामेंट में दो है, इंग्लिश है एंड स्कॉटिश है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश लगभग 70% मेजोरिटी में है, स्कॉटिश तुम्हारे 30% माइनॉरिटी में है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश ने क्या किया कि अपने मेजोरिटी का फायदा उठाया, और मेजोरिटी का फायदा उठा के उसने क्या किया, ये जो लाइनिंग था इसको इरेज कर दिया, खत्म कर दिया, लाइन था। और इस इंग्लिश ने अपने मेजोरिटी का फायदा उठा के स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में कर लिया और बनाया क्या चीज, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके का निर्माण किया, ध्यान देना, बन गया यूके। अब जब स्कॉटलैंड को उसने अपने कब्जे में कर लिया तब इंग्लैंड का ध्यान आया इधर आयरलैंड की तरफ, आयरिश मतलब यहाँ पे आयरलैंड, बोला कि आयरलैंड को भी मिलाना पड़ेगा। तो आयरलैंड में दो एथनिक ग्रुप मौजूद थे, ध्यान देना, एक था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो इंग्लिश और इन दोनों के बीच में हमेशा फाइट होता रहता था, रीजन इन दोनों के बीच का फाइट कि बोथ वी आर ट्राइंग टू शो देयर सुप्रीमेसी, कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, ये दिखाने की ये कोशिश करते थे, ठीक है। तो कंडीशंस क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट का कि तुम कैथोलिक को हरा दो, तो कैथोलिक ने अटैक कर दिया, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक के ऊपर अटैक कर दिया। कैथोलिक के लीडर्स बहुत सारे थे, जैसे में वुल्फ टोन भी थे, कैथोलिक की हार हो गई। जब कैथोलिक अंग्रेज प्रोटेस्टेंट इंग्लिश के सपोर्ट से कैथोलिक को जब हरा देता है तो अंग्रेजों ने बोला कि जब कैथोलिक खत्म हो गया तो तुम अकेले हो, तुम तो क्या करेगा, कुछ मत करो, चुपचाप रहो। तो इंग्लिश ने ये वाला लाइन भी हटा दिया, बोला कि कुछ नहीं, अब इंग्लिश ने ये आयरलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पे बनाया ग्रेट ब्रिटेन। कब बनाया, 1801, 1801 में ग्रेट ब्रिटेन बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत, एनीबॉडी, एनीवन, कोई प्रॉब्लम आप लोग को? तो इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन बना, हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन ने क्या कर दिया, ब्रिटेन ने अपना जो लैंग्वेज था इंग्लिश लैंग्वेज, अपना जो नेशनल फ्लैग यूनियन जैक, या फिर अपना जो तुम्हारा उसका नेशनल एंथम जो था गॉड सेव द नोबल किंग, इसको पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया, ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर अप्लाई कर दिया। मतलब उसने स्कॉटलैंड को और आयरलैंड को अपने कब्जे में करके तब उसने ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा फाइनल, एवरीबॉडी, एनी डाउट, एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट? ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना वो फाइनल है, चलो ठीक है, ओके। प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी, नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़े। शिखर, अंशु, अनुष्का, जो भी लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने ग्रेट ब्रिटेन की भी बात कर लो, आजादी की जो लड़ाई ग्रेट ब्रिटेन ने लड़ा, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन, उन लोगों ने भी अपना संविधान तैयार किया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स के, ठीक है। आपको पता है अमेरिका की आजादी, मैंने बताया था ना कि जो लुइस 16 जब किंग बना था, कहाँ पे, तुम्हारा फ्रांस का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें अमेरिका की कॉलोनी को आजाद कराने के लिए फ्रांस ने ब्रिटेन के अगेंस्ट में एक लंबा स्ट्रगल किया था, 13 लगभग कॉलोनियों को आजाद कराया गया था। अब आ जाओ भैया, अपने अपने हिंदुस्तान के संविधान पे चलते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं कि क्या हमारे देश में किया गया। तो आपके भाई का मैं बता दूं 1932 में 1932 में जब तुम्हारा पूना पैक्ट चल रहा था, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें गांधी और अंबेडकर, बाबा साहब का नाम से जाने जाते हैं, और महात्मा गांधी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद बी आर अम्बेडकर को ये अपॉर्चुनिटी मिल गया कि भारत के देश का संविधान लिखे, और रिजर्वेशन की भी बात उन्होंने कही, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो लगभग देख लो यहाँ पे
अब ये तो इंडिया पाकिस्तान जब आजादी के समय की बात है, इसके लिए मैंने बोला था एक बार गदर मूवी आप लोग देखे भी होंगे कि किस तरीके पर लाखों की संख्या में लोग मरे थे जब देश का बंटवारा हो रहा था। तो ठीक है, और देश का बंटवारा हो रहा था, हमारे देश के लीडर लोग संविधान लिख रहे थे, लोग रोड पे मर रहे थे, हमारे देश के लोग संविधान लिख रहे थे। ठीक है, तो देखो आप कहने का मतलब है कि आपके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ मेरिट है तो डिमेरिट्स भी पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें जब डिबेट करोगे ना, डिस्कस करोगे, तब इसमें ज्यादातर पॉइंट्स आते हैं। तो इतना समझो कि देश का संविधान को एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया और क्या, और इस चीज को देख लो कि जहाँ पे क्या इसके बारे में ज्यादा जानना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर है जिनका आपने पिक्चर रिफर देखा है, और ये सब लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं आपके देश के संविधान को तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करा। तो मैं बता दूं आपको कि 1949 में ही आपके देश का संविधान तैयार था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को इसको हम लोगों ने क्या करा, अप्लाई करा अपने देश में। क्यों? बिकॉज मैंने बताया था तुम्हें कि 1929 दिसंबर का जो महीना था, ध्यान देना, दिसंबर का जो महीना था 1929 दिसंबर का जो महीना था, लाहौर सेशन चल रहा था, वहां पे पंडित नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी 1930 को हिंदुस्तान आजादी का दिन मनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, गांधी नेहरू जी का सपना ही रह जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जब 26 जनवरी की बात हो ही गई तो उस दिन को मेमोरेबल बना देते हैं। तो मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो उस दिन कुछ ऐसा अप्लाई करो। तो अप्लाई क्या करना है, 26 जनवरी को संविधान अप्लाई करो, रिपब्लिकन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सब पॉइंट आपने देखा है। इसके बाद देखो हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये सब जो संविधान के बारे में लिखा हुआ है, ये सारे लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं। अब देखो फिलॉसफी की बात करोगे कि आखिर हमारे देश का फिलॉसफी क्या है। देखो प्रॉब्लम तो पूरे मेरा पर्सनली अगर आप समझोगे, मेरा ओपिनियन लोगे, अगर आप लोग मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात छोड़ो, मेरे को तो पूरे सिस्टम से ही प्रॉब्लम है। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं है। अब देखो ये हमारे देश का फिलॉसफी है भैया। अब एक एक करके आप लोग इसको एक एक करके जिसको बताना है वो हैंड को रेज करेंगे, बिकॉज ये हम लोग 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले आपके देश का जो संविधान है वो पहली फिलॉसफी बताता है कि भैया वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको डिस्क्राइब करो, एनीवन, रेज योर हैंड, एनीबॉडी। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भैया अब देखो इंडियन, अब देखो यहाँ पे शिखर आपने जो पूछा है क्वेश्चन कि कैन इंडियन गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान कैसे बदल दोगे आप? क्या बदलोगे देश के संविधान में, बदलने लायक है क्या? संविधान में बदलने की बात करोगे तो देखो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ देखते हो, देखो ध्यान दे रहा, मुझे लगता है कि आप लोग भी सपोर्ट करोगे या फिर अपोज भी कर सकते हो, तो डिबेटियल पॉइंट्स है कि हमारा देश वो सिस्टम में चलता है, मैंने हमारे देश के संविधान की तरह कहीं दूसरा ये पॉइंट नहीं है, इतनी आजादी कहीं किसी को नहीं है। हमारे देश का संविधान वो पॉइंट को बताता है कि हमारे देश में प्यून बनने के लिए, प्यून जिसको केवल एक गिलास पानी देने, सर पानी लीजिए पीजिए और सफाई करना बस हो गया, वो करने के लिए आपको कम से कम 10th पास होना जरूरी है। आपको एग्जाम देना पड़ेगा तब आप बैठोगे वहां पे प्यून के जॉब के लिए। लेकिन हमारे देश ने ऐसा सिस्टम तैयार किया कि हमारे देश की सरकार बनना है, अगर हमारे देश में पावर में आना है, अथॉरिटी बननी है, तो एक अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी भी देश का मंत्री संतरी बन सकता है। गजब का पॉइंट है, गजब का संविधान है आपके देश का। तो आपने देखिए हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि हमारे यहाँ मतलब कि एक इलिटरेट आदमी जो है वो प्यून नहीं बन सकता, बट एक इलिटरेट आदमी देश का मुखिया बन सकता है। नहीं है, देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, देश का सीएम से लेकर पीएम तक बन सकता है, फ्री है। मतलब गजब का संविधान। तो इस सिस्टम, मैं तो इस सिस्टम के पूरी तरह अगेंस्ट में रहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि भैया जिस तरीके से प्यून को बनने के लिए एग्जाम आप कंडक्ट कराते हो, इन द सेम वे जो लीडर जो है, पॉलिटिशियन जो है
अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने जा रहे तो उसको कॉन्टेस्ट कराने के लिए पहले वो एलिजिबल है कि नहीं ये तो जांच करना पड़ेगा, तो पहले उसका भी एग्जाम कराइए। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है तब उसको अलाउ कीजिए, चलो ठीक है अब आप यहाँ पे अब आप इलेक्शन लड़ सकते हो। मैं तो इस सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ। मुझे तो पूरा सिस्टम ही चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। अब मैं एक पॉइंट नहीं बता सकता, सिस्टम बहुत सारे चेंजिंग पॉइंट पे हैं। तुम्हारे यहाँ तो देखो और भी सिस्टम, ये तो एक छोटा पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट ले लो, हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश ने क्या करा, हमारे देश के जो पार्लियामेंट में मंत्री संत्री उन लोगों ने क्या करा कि हमारे यहाँ जो रोड पे हमारे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बरसात हो तूफान हो धूप हो जाड़ा हो, ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ा होकर वो ट्रैफिक को संभालता है। हमारे डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब एवरीबडी। आपने क्या किया सबको कि भाई जॉब खत्म हो जाएगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, खत्म जॉब से पेंशन खत्म। लेकिन हमारा लीडरवा सबको देख लो, हमारा नेता जो है 2 महीने के लिए अगर विधायक बन जाता है और बन के अगर रिटायर होता है तो लाइफ टाइम उसको पेंशन 60,000 रुपीज जो है वो मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलेगा उसको। ये कौन सा सिस्टम है भाई? मतलब गवर्नमेंट जॉब से तुमने सब हटा दिया, नेता सब अपने पास रख देने, हम लोग का तो रिजर्व, हम लोग का पेंशन जरूरी है। मतलब सबसे बड़ा देश भक्त वही सब है। तो ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम रहना चाहिए? आपको लगता है ये सिस्टम रहना चाहिए? भाई जब पेंशन आपने सबको है तो सबको खत्म कीजिए, काम करके, वो लीडर हो या फिर कोई भी हो, हर बंदे को माइनस कीजिए। तो सिस्टम बदलने के बाद जो आप कर रहे हो शिखर, आपने बोला कि व्हाट शुड बी चेंजेस, which type of changes should be made in our constitution, आपका जो क्वेश्चन है। तो a lot of changes, बहुत सारे ऐसे बदलाव है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बट वी आर नॉट इन ऑथोरिटी। हम लोग केवल बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि लीडर तो अगर पेंशन खत्म हो तो अपोजिशन हो, पब्लिक कैसे रिवोल्ट करेगा? अब देखो ना इलेक्शन का टाइम आ गया ना बिहार में, देखो छोटा एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूँ, बिहार में देखो इलेक्शन का टाइम आ गया, ठीक है? आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात कर रहा हूँ, आप अब अनम्यूट करके बोल भी सकते हो, आप लोग क्वेश्चन बोल सकते हो अगर चाहो तो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हमारा का टॉपिक भी वही है। देखो पब्लिक जो है वो रिवोल्ट नहीं करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? थोड़ा पॉइंट समझ लो। अभी देख लो कि बिहार का इलेक्शन है, अब देख लो पर अपने पोस्टर पे देखो नेताजी लोग अपना अपना फोटो लेके आए थे ऐसे करके, नहीं है कि आपका एकदम शुभचिंतक नहीं है, समाज सेवक, ये XYZ जो भी है सब एकदम, जहाँ देखो एकदम पोस्टर पे लगा हुआ है। कोरोना खत्म, कोरोना पैंडेमिक कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। सारे नेता से लेके ये तक सब के सब एकदम टेलीविजन ओपन करके, न्यूज चैनल ओपन करके देखो, केवल पॉलिटिशियंस के ये न्यूज वो न्यूज, ये कर दिया इस नेता ने, वो कर दिया उस नेता ने, ये इतना महान है वो उतना महान है, जमीन पे कुछ है ये नहीं है। सर हाँ बोले। सर ये सब जानते हुए भी सर हम लोग क्यों नहीं अपोज करते हैं सर गवर्नमेंट को? अब देखो अपोज नहीं करते, किसका अपोज करोगे? कोई ऐसा बंदा, अभी इमेजिन करो, मैं एक छोटा सा पॉइंट बता, मैं तुमको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? देखो हमारे जो विधायक साहब है CN गुप्ता जी हैं, सुना है ना नाम? नाम सुने हो आपके छपरा के CN गुप्ता जी? हेलो? यस सर। तो देखो इन्होंने क्या हुआ कि वो कर रहे थे, जगह झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, ठीक है? अब सफाई कर रहे थे तो मैंने देखा फेसबुक पे, तो मैंने बोला कि अरे सर वहाँ पे सब, मैंने फेसबुक पे ऐसे ही कमेंट कर दिया कि सर आप जहाँ पे हैं वहाँ पे सफाई करें, चलो ठीक है वो करना चाहिए, बट कंडीशन है कि फिर रियलिटी में छपरा को देखिए ना, पूरे का पूरा छपरा सबमर्ज है वाटर में। तो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पानी जो प्रॉब्लम नहीं है? हर जगह पे देखो तो रोड पे भी पानी पूरा एकदम, कहीं रास्ता ही नहीं है जाने का छपरा में पूरा एकदम। पर उसको देखिए ना, तब तक अब मेरे अगेंस्ट में देखो उसमें कितने लोग कमेंट करने लगे कि ओ तुमको दिखाई देता सफाई नहीं है, ये है वो है वो है। भाई मैंने गलत क्या बोला? मैंने तो बताया कि पर वहाँ पे सफाई करना वो सही है, वो करिए कोई दिक्कत नहीं, बट वास्तव में छपरा में आके देखिए ना क्या प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो हमारे लोग का जो एरिया है वहाँ पर पूरा का पूरा ठप है, मैं तो अपने घर पे मेरे को जाना पड़ रहा है, पूरा यहाँ तक पानी, गर्मी के टाइम में भी इतना पानी लगा होता है, पूरा छपरा एकदम डस्टबिन में है।
तो ये सब चीजें है नहीं है, और लोगों को क्या करना है, लोग वही ब्लाइंडली क्या है, नहीं भाई हमारा नेता जो भी है। दूसरा कि आपके स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलता है। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब देखो दूसरे कंट्री में देखना, यहाँ पे अभी ये जब पढ़ोगे ना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आएगा अगला टॉपिक, तो उसमें देखना, उसमें दिखाया कि अमेरिका जो यूएसए जो है वहां पे 80% एजुकेटेड लोग वोट डालते हैं। हमारे देश में मैक्सिमम जो इलिटरेट लोग हैं, जिनको दुनियादारी का मतलब नहीं, वो लोग वोट डालते हैं। तो हमारे, और स्पेशल तो हमारे स्टेट की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, वोट देने के पहले अगर अनुष्का सिंह है, शिखर सिंह है, अगर ये वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे वो जो कैंडिडेट है ना उसके बगल में सिंह लगा होना चाहिए, टाइटल सिंह, तभी हमारा वोट उसको मिलेगा। वो किस लेवल का लीडर है हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हम यादव जी हैं तो हम टाइटल देंगे, हम यादव जी। अगर मैं तिवारी जी हूँ तो मैं देखूंगा कि तिवारी जी कहाँ पे हैं। अगर बगल में तिवारी जी लगा तो हमारा वोट बस तिवारी जी को ही जाना चाहिए, काम खत्म हो गया। कुछ भी है, कुछ करे या ना, अगर भाई भाई है ना, चलो ठीक है। तो हमारे स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स गजब का मतलब रूट स्प्रेड कर चुका है, नहीं है। हम लोग डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की तरफ रन ही नहीं करते, भागते ही नहीं है। और कोई बंदा अगर आपको समझाए, अगर उस तरह के लोग आते हैं समझाते हैं, तो फिर देखिए प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। आप ही को बेवकूफ बना देंगे, फिर बैठा देंगे, बैठे तुमको पता नहीं है जो भी है। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे, तो जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो पब्लिक जान रही है लेकिन पब्लिक अवेयर नहीं है। पब्लिक जब पूरी तरीके से डूब जाएगी तब पब्लिक को समझ आएगा वो नुकसान है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे पूरा बाढ़ का समस्या ना, 15 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे बिहार का डूबा हुआ है। कोरोना पैंडेमिक देखा ना आपने, कोरोना पैंडेमिक में कितने लीडरों ने कितने लोगों का सपोर्ट किया, किसी को कुछ उस समय लोगों ने बोला कि भाई बहुत डेंजर, बहुत बेकार घटिया सरकार है, ये है वो है, दिस है जो भी है। लेकिन जैसे इलेक्शन देखो, इलेक्शन आएंगे सब लोग वो सारी प्रॉब्लम भूल जाएंगे। देखो कहने का मतलब है इलेक्शन के समय सब लोग जात वाला नेता खोजते हैं, हमारा कास्ट का नेता होना चाहिए। और जब प्रॉब्लम आता है तब कैपेबल लीडर हो, कि भाई कोई लीडर जो एबल हो, तो ये हम चुनने के समय ये वर्क कर सकते हैं। हाँ, वी नीड अवेयरनेस, हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को अवेयर करके, भैया किस आधार पे आप जिसको वोट देने जा रहे हो। छोटा एग्जाम्पल देखो, आपने अगर अवंती इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बट आपने अवंती इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, पैसा 1 रुपए भी मेरा खर्च हो रहा है, तो वो खर्च सही जगह पे हो रहा है कि नहीं, मेरे को ये देखना है। वहां से मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरे को देखना है। हवा में तो कोई पैसा बर्बाद करेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे देके अपना 1-2 साल का पॉइंट देखना है, तो हम लोग इतना देख के हम लोग अपना एडमिशन लेते हैं। आप तो अपने पूरे स्टेट को 5 साल के लिए किसी बंदे के हाथ में दे रहे हो, जो आपके स्टेट को डुबो भी सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि आपका एक वोट कितना ज्यादा कीमती है? तो उस वोट को देने के पहले आपको कितना ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जिस कैंडिडेट को आप दे रहे हो उस कैंडिडेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि केवल कास्ट को देखोगे कि हम ये हैं तो वो भी वो है तो काम करेगा, हमारा वोट उसको चला जाएगा। आप बोले सर अगर हम अवेयर हो जाएंगे तो सर बाकी तो मतलब कि अवेयर नहीं सर, वो तो किसी को भी दे देंगे जो अनएजुकेटेड है। अब ये देखिए, कहने का मतलब महात्मा गांधी जब तुम्हारे देश में जनवरी 1915 में इंटर किए, ठीक है ध्यान देना, जनवरी 1915 में तुम्हारे देश में वो इंटर किए, और उन्होंने क्या देखा आपके देश के सिस्टम को कि भाई पूरा देश जो है वो अंग्रेजों के अंडर में सप्रेस कर रहा है, त्रस्त है, अस्त व्यस्त है, हर बंदा जो है वो सफर कर रहा है। तो वो भी बोलते हैं कि भाई मेरे करने पे थोड़ी ना होगा, चलो मैं भी इसी में सफर करता हूँ, मैं भी प्रॉब्लम मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आराम से इसी में रहता हूँ, 2 थप्पड़ मैं भी खाता हूँ, मेरे को भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, स्टेप आगे बढ़ाया कि जो होगा देखा जाएगा, भाई पहले मेरे को तो स्टैंड होने दो। और उन्होंने क्या किया, स्टैंड लिया कि जो होगा मैं गवर्नमेंट के सामने झुकूंगा नहीं। मूवमेंट किया 16, 17, 18 का अर्ली मूवमेंट, फिर आगे चल के नॉन कॉर्पोरेशन सीडीएम स्टार्ट किया, फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट किया, और करते करते पूरे देश के लोग उसके बाद जुड़ने लगे कि नहीं भाई ये बंदा सही है, एकदम ईमानदारी के साथ खड़ा है, हम लोग को इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले किसी एक देखो, कहने का मतलब फर्स्ट वी हैव टू टेक स्टेप, स्टैंड तो हमें को होना है, और उसके बाद ना धीरे धीरे जो है लेवल जुड़ते चले जाते हैं। अब हर आदमी यही सोचेगा कि फिर अगर मैं ये कर दूं तो वो क्या करेगा, वो अरे कुछ करे या ना करे, हम तो पहले समझे क्या वो करना है। हम पहले अपने फैमिली को तो समझा सकते हैं, फैमिली वाले आजू बाजू के लोगों को समझा सकते हैं, आजू बाजू वाले दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। तो समझते समझते ना पूरा का पूरा लेवल समझेगा। अरे तो पहले ही बोलोगे बैठ चलो छोड़ो, जो करना है करते रहने दो, तो करते रहने दो, इसी सिस्टम में आप भी जियो। अरे आप भी तो आने वाले जनरेशन के फ्यूचर हो, आप भी फ्यूचर है ना आने वाले समय के, तो
फिर आपको भी तो देखना है कि अगर हम लोग सफर कर रहे हैं तो फिर आप क्या, आपको लगता है क्या स्विट्जरलैंड मिल जाएगा? आप जब कंपटीशन वर्ल्ड में आओगे तो ये बिहार या फिर इंडिया जो स्विट्जरलैंड नहीं ना बन जाएगा, या फिर अमेरिका। आपको भी इसी प्रॉब्लम में फेस करना है, तो आप भी करिए फेस। अब आपको स्टेप नहीं लगता, आपका आने वाला जनरेशन वो भी इसी में फेस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जो लीडर हमारे हैं उनको करोड़पति अरबपति बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर ये अलग पॉइंट है, इस पे हम लोग को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स का मैटर है। अनुष्का क्या बता रही थी, हाथ रेज किया था आपने। तो आप देखिए, कहने का मतलब अगर हम भी इफ वी do not stand against it, then it is clear that our coming generation will face the same situation. There is no any doubt. अनुष्का क्या बोल रहे थे? Sir, at the point of opposing, everyone will think that what can I do alone when I will oppose? देखो, what can I do alone, मैंने अभी आपको यही पॉइंट बताया, what can I do alone. Alone गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटने के बल पर बैठा दिया है। Sir, everyone thinks this point. That's why the revolt or the whatever changes they want, it never comes. बट करना पड़ेगा। देखो, yeah, it is clear that कि everyone will we think only, not perform action. हम लोग सोचते कि अच्छा ऐसा होगा। अब घर में बैठे बैठे सपोज करो कि घर में बैठे हो, डिग्री वुग्री लेके बोलो कि अच्छा देखेंगे, सोच रहे हैं हम भी IAS IPS का एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे, वो दिस एंड दैट है। अरे एक थाली भर खाना लेके सामने रख दो तो सोचो, बोलो कि आप भगवान करेंगे तो मेरे मुंह में चला जाएगा, नहीं है, बैठे रहोगे, कुछ होने वाला है? पहले तो आपको अकेले हाथ उठाना पड़ेगा लेके, तब माउथ के अंदर तब तक है वो। तो ये कहने का पॉइंट है कि आपको केवल सोचने से नहीं है कि हर आदमी सोच रहा है, खुद सोच रहा है तो अपनी सोच दूसरे को बताओ ना। अरे आपने देखा है ना कि लिबरल, पूरा यूरोप दो भागों में बट गया, एक तरफ लिबरल और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव, दो आइडियाज। कार्ल मार्क्स ने एक आइडिया लाया सोशलिज्म का, पूरा वर्ल्ड उसके पीछे चल पड़ा, तो मार्क्स उस आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म कहा गया। लेनिन की आइडियोलॉजी को लेनिनिज्म कहा गया। तो कहने का मतलब वो भी तो कोई बंदा था जिसने अपनी आइडियोलॉजी को मार्केट में लाया, अपनी आइडिया को लोगों को बताया, जो लोग उससे प्रभावित हुए, नहीं भाई ये इतना सही हो रहा है, सही ऐसा होना चाहिए। ऐसा जैसा मैं सपोज करूं कि मैंने आपको आइडिया बताया, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि हमारे यहाँ प्यून के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10th करना है, कंपटीशन आपको फेस करना है, और हमारे देश के लीडर बनना है, तो कोई कंपटीशन नहीं, बस एवरीथिंग इज फाइन, कोई भी कंपटीशन लड़ सकता है। तो मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। तो हो सकता है कि 2-4-5 बंदे मेरे फेवर में, कि नहीं ये सही बात बता रहा है बंदा, ये तो सही बोल रहा है। अब वो 2-4-5 बंदे दूसरे 2-4-5 बंदों से बात बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो हाँ भाई एकदम होना चाहिए। फिर वो दूसरे 5 से बताएगा तो फैसला तक एकदम ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। करते करते एक ऐसा माहौल में बनेगा ना आपका, एक ऐसा मूवमेंट ये पड़ेगा, एक ऐसा मूवमेंट पड़ेगा जिससे कि पूरे का पूरा देश जो सामने आएगा, मतलब एकदम ऐसा होना चाहिए। तो क्या पॉलिटिशियन की कोई भी साथ है, उसको भी इसमें देखना होगा। अब मे भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग अपने पॉइंट पे देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको जस्टिफाई करो एनीबॉडी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके अनुष्का टेल मी। These words indicate the sovereignty of the people of India. No, I want the correct answer of this statement. We the people of India, क्या है ये, क्या कहना चाहता है? Anybody? It also shows the unity. Anyone? अगमय प्रताप सिंह। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो इसीलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर को आप लोग रिकैप करोगे, जबकि चैप्टर में कुछ नहीं है, फिर भी इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो देखें आप लोग। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब, देखो बिफोर 1947 हमारे यहाँ क्या था, अनटचेबिलिटी थी। हमारे यहाँ आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of status. हमने देखा था क्या, जैसे हम अगर फॉरवर्ड क्लास पीपल, if the forward class people are living in this मोहल्ले, मतलब इस मोहल्ले में अगर हम रहते हैं, तो untouchables were not allowed to enter here. ये सब पॉइंट था। बट यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है?
We the people of India, this statement has been used here to represent 130 crore population of our country. 130 करोड़ की जनसंख्या को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये we the people of India, in this statement there is no any bar on the basis of, there is no any discrimination, no any suppression of right on the basis of caste, religion, gender वगैरह वगैरह, कोई भी चीज पे किसी पे कोई डिफरेंस नहीं। मतलब 130 करोड़ की जनसंख्या जो है उसमें जो भी बंदा, मैंने बताया था कि जो भी बंदा अपनी नेशनलिटी में बगल में इंडियन लिखता है उसके पास वो सारे राइट्स है जो तिवारी जी के पास राइट्स है। ठीक है, जो आपके पास राइट है वो सब उसके पास राइट है। सेकेंड है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सॉवरेन कंट्री, सोवर्निटी। वी एज यू नो दैट इंडिया, हमारा देश जो है वो सॉवरेन कंट्री है। भैया कैसे सोवरेन कंट्री कैसे है, कौन बताएगा? एनीवन? चलो शिखर। सर क्योंकि हमारे कंट्री में जितने भी वो डिसीजन मेकिंग जो होते हैं सब इसी गवर्नमेंट के पास है वो राइट, किसी भी बाहरी कोई भी देश उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब सोवरेनिटी का मतलब आपने क्या देखा कि हमारे देश की सोवरेनिटी की बात करोगे तो एज यू नो दैट इंडिया इज अ कंट्री where the government is completely independent to take any decision without any external force। बाहर की कोई भी ताकतें आपके देश के ऊपर दबाव नहीं दे सकती कि ये डिसीजन तुम लो। हमारे देश की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है। हमें अपने, अगर हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन कराना है, नोटबंदी कराना है तो गवर्नमेंट आजाद है। जीएसटी अप्लाई करना है, गवर्नमेंट आजाद है। ठीक है, अब देखो तो ये इस तरीके से इसको बोलते हैं सोवरेनिटी। ठीक है, चलो ओके। सोशलिस्ट, एनीबॉडी रेज योर हैंड। सोशलिस्ट मतलब क्या? अंशु। Wealth is generated and shared equally to all the peoples in the society. Okay. सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। देखो पूरे वर्ल्ड को आपने देखा है कि जो आप आगे हिस्ट्री में जब तुम पढ़ेगा रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें तुम देखेगा कि पूरे रशिया में दो तरीके के आइडियोलॉजी थे, एक तरफ कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म का मतलब था पूंजीवादी संस्थाएं, जहां पे पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट जो थे उनका वर्चस्व चलता था, वो उनकी डिप्लोमेसी चलती थी, वो डोमिनेंस क्लास लोग थे। जबकि दूसरी तरफ मार्क्स हो, लेनिन हो, ये इन लोगों ने एक अलग आइडिया लाया सोशलिज्म, समाजवाद, कि नहीं भाई समाज है तो इसमें सबको इक्वल राइट होना चाहिए। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी वेयर एवरीवन should be equal to enjoy the interest related to wealth, education, economical opportunities। मतलब जो भी सपोज करो कि अगर वेल्थी है, छोटा एग्जांपल देखो, अब मैं बोल दूं कि भाई देखो यहाँ पे छपरा जो डिस्ट्रिक्ट है, छपरा जो टाउन है, यहाँ पे केवल तिवारी जी लोग केवल यहाँ पे जमीन लेके घर बना सकते हैं, सिंह साहब लोग केवल घर बना सकते हैं जमीन लेके, यहाँ पे दूसरे को जमीन नहीं भेजा जाए, ऐसा होगा क्या? नो। हमारे देश में क्या कर गया, किसी के पास भी अगर पैसे हैं तो वो यहाँ पे जमीन लेके घर बना सकता है, अपना एंजॉय अपने तरीके से कर सकता है। अगर मैं बोल दूं भाई केवल सिंह साहब लोग हैं वही केवल डॉक्टर बन सकते हैं और कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? नो। आज किसी के पास अगर एबिलिटी है तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी है दैट। तो सोशलिस्ट का मतलब होगा कि एक ऐसा समाजवादी संस्था, एक ऐसा समाजवादी सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी in the era of education, in the era of profession, in the era of occupation। ठीक है, हर क्षेत्र में जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी आपके पास, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे सेक्युलर वर्ड। एनीबॉडी who wants to define secular word? आज अगमय प्रताप सिंह का हाथ उठ नहीं रहा है। नो।
चलो शिखर। सर सेकुलर में सर हम लोग के मतलब कि इंडियन मतलब हम लोग के देश में सर कोई भी रिलीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, उस पर कुछ दबाव नहीं है कि वो यही लेगा, मतलब कि कुछ भी ले सकता है वो। ले सकता है नहीं सर, कुछ भी ले सकता है। नहीं कुछ भी मतलब जो सप्रेस नहीं कर सकते तो क्योंकि तुमको यही धर्म लेना है। अंशु। All the citizens are free to follow any religion. No, any religion. All religions are treated equally in India. There is no any official religion. अनुष्का। The term secularism in the Constitution of India means all the religions in India get equal respect, protection, and support by the law. अगमय प्रताप सिंह। अगमय, ऐसा तो नहीं है कि तुम केवल यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, क्लास में नहीं है। अगमय प्रताप सिंह, अनम्यूट करो अपने को। अगमय, ओके, बंदा क्या सो रहा है क्या भाई? तो डिबेट में उठते। ओके, सेकुलर का पॉइंट आपने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। देखो यहाँ पे हमने देखा क्या कि पूरे वर्ल्ड को अगर हम लोग जस्टिफाई करें, पूरे वर्ल्ड को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, तो दो आइडियोलॉजी के बीच में हम लोग पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वन साइडेड हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो सेकुलर पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो कुछ जो है वो कम्युनल पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बंदे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक बार कि एक बार बताओ 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ एंड 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, फिर भी इंडिया की अपेक्षा श्रीलंका का जीडीपी बहुत ज्यादा हाई है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन क्या है? एनीवन? There is a gap of 1 year between India and Sri Lanka, but after that the GDP of Sri Lanka is on the top in the comparison of India. Can you see why? Anybody? कोई भी? Anyone? Nobody. Gross domestic production, अरे समझो ना, डेवलपमेंट मतलब श्रीलंका इंडिया में ज्यादा डेवलप्ड है। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, देखो मैंने बता दिया कुछ एग्जाम्पल कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च कीजिएगा, मेरे को बताइएगा अभी। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको सेकुलर कम्युनल के बीच में समझाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो सेकुलर में आपने देख लिया कि इंडिया जैसे में सेकुलर कंट्री है जहाँ पे सारे धर्मों को एक जैसा अधिकार है, कोई धर्म को कोई दूसरा सप्रेस नहीं करेगा, ऑपरेस नहीं करेगा, कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल नहीं है, और गवर्नमेंट अवेलेबल है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। दूसरी तरफ कम्युनल आइडियोलॉजी की बात करें तो कम्युनल आइडियोलॉजी को कोई डिफाइन करेगा? एनीबॉडी? कम्युनल आइडियोलॉजी, कम्युनल स्टेट, एनीबॉडी? रेज योर हैंड। एनीवन? रेज योर हैंड। कम्युनल आइडियोलॉजी, नोबडी? ओहो भैया देखो यहाँ पे स्टेट तो रिटेन है करता घर पे, तो कहाँ पे करेगा? स्टेट वेयर अ पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंस ओवर द नेशन, एक ऐसा देश, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एक धर्म पूरे देश के ऊपर डोमिनेंस करता है, वहां पे दूसरे धर्मों को कोई अधिकार नहीं। अदर आइडियोलॉजी डू नॉट हैव एनी राइट टू रेज देयर वॉइस, अपनी आवाज को उठाने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। एग्जांपल सऊदी अरब, श्रीलंका में इधर जो सिंगाला की पीपल का वहां पर राज चलता है, तमिल वाले चुपचाप रहते हैं, बर्दाश्त करें, रिपोर्ट कर जो करना है।
इसके बाद देखो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वर्ड है। अच्छा ये बताओ, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इंडिया इज बोथ डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। एनीवन हु वांट्स टू जस्टिफाई, कोई जस्टिफाई करेगा? बोलो अनुष्का। Sir, democratic and republic both are same terms, but in republic people elect their representative indirectly. Means that the president of India is elected by the peoples, but by the representative of peoples who are present in parliaments and in the assemblies. ओके ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जस्टिस, इस वर्ड को जस्टिफाई करो। जस्टिस, एनीबॉडी? फास्ट। एनीवन फास्ट? अंशु बताइए। Citizens cannot be discriminated on the basis of their caste, religion, gender. Okay. Government should be work for the welfare of all. जस्टिफाई, जस्टिस का मतलब एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट टू गेट जस्टिस। ये कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी के आधार पे नहीं है। एवरीबॉडी, गवर्नमेंट का ये अधिकार है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईच अनदर। अगर कोई बंदा किसी के ऊपर ऑपरेस करता है तो वो ऑपरेसर जो है उसको पूरी तरीके से पनिशमेंट मिले। ये सारे वर्कआउट किसके हैं? ये सब के सब जो है वो आपके देश की गवर्नमेंट जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे आओ स्टूडेंट, लिबर्टी की बात कर ले थोड़ा सा हम लोग। लिबर्टी पे टॉक करो एनीबॉडी? लिबर्टी, आजादी। एनीवन? देखो लिबर्टी, ओके अनुष्का बताइए लिबर्टी मतलब क्या है? It does not allow to dominate any community to the other community. लिबर्टी का मतलब देखिए क्या करते हैं। लिबर्टी का मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि आपके देश में किसी को के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यू आर इंडिपेंडेंट टू थिंक अकॉर्डिंग टू योर ओन विल डिजायर। आप अपनी, आप जो सोचा जाए वो सोच सकते हैं, बट पॉजिटिव। सेकेंड, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट पॉजिटिव। आप जो है अपने थॉट्स को एक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव। इट्स योर राइट फॉर विच यू विल हैव टू फाइट। ठीक है, चलो आगे आए इक्वालिटी। एनीवन रेज योर हैंड? अगमय प्रताप सिंह, आपने अभी तक अपना रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अगमय, आर यू लिसनिंग मी? आपको मेरी आवाज जा रही है? आर यू गेटिंग मी? अगमय, भैया सो गया है शायद, तो आराम करो, जाओ। इक्वालिटी की बात करेंगे हम लोग, तो शिखा बताओ। Equality means every citizen of India is equal before the law. Doesn't matter from where belonging on the. There is no discrimination from his caste, color, and the ground differences. He has independent to take education, to right vote, and all the fundamental rights that had been mentioned in the constitution.
Okay, equality. Everyone is equal before the law, before the constitution, before the judicial system. Everybody is equal. We have equality in the term of education, in the term of profession. हमारे पास इक्वालिटी। सपोज करो पहले के टाइम में क्या था कि भैया आप ये कर रहे हो तो मैं अंडर, मतलब कि मैंने देखा था कॉबलर का लड़का कॉबलर बनेगा, अनटचेबल के बच्चे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मजाक क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने पास बगल में नेशनलिटी में इंडिया लिखते हो तो वो सारे काम आप कर सकते जो मैं कर रहा हूँ, बशर्ते आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई रिलीजन, कोई स्टेटस, इन सब चीजों पे जुड़ा हुआ नहीं है। पॉइंट क्या है कि आप अपने पास अगर नेशनलिटी में इंडियन लिखते हो तो आपके पास वो आपको सारे राइट्स को एंजॉय कर सकते हो जो हम कर रहे हैं, बट इन पॉजिटिव वे, पॉजिटिव तरीके से। लास्ट एक वर्ड है, देखो यहाँ पे फ्रैटर्निटी की बात किया है। एनीबॉडी रेज योर हैंड। चलो शिखर। Fraternity means the brotherhood. All the citizens of India, there is no discrimination between any citizens. All are same. There is no any discrimination. All live in a brotherhood, and there is a next, Ansu. Fraternity means feelings of brotherhood. All of us should behave as if we are the members of the same family. Member of the same family. Okay, Anushka. Sir, it means the feeling of brotherhood. That means the preamble of India wants to promote this term among the people to assure the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. तो 20 बार। ओके, वेरी गुड। भैया देखो फ्रैटर्निटी का पॉइंट है, फ्रैटर्निटी का पॉइंट है, मैंने बोला क्या फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स जो है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जो है वो वाली फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो जैसा मैंने क्या बताया कि सपोज करो कि अगर हम लोग नेशनलिटी में अपने बगल में अगर इंडियन लिख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए, ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स। तो वी ऑल आर वन टुगेदर, we all have to support each other, we all have to work together for the development of our country। तो ये वाली फीलिंग के साथ वर्क, जब मैं देखता हूँ ना, मैं फ्रेटर्निटी की बात करूँ, इमेजिन करो, देखो अपने देश की ब्यूटी कितनी खूबसूरत है। जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं, इमेजिन करो, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी था इस पॉइंट को कि अगर हम लोग बाइक लेके आगे बढ़ते हैं ना, अगर हम लोग का स्टैंड गिरा है तो रोड पे देखो कितने लोग बोलते हैं, ओ भैया भैया तुम्हारा स्टैंड गिरा हुआ है, तुम्हारा स्टैंड गिरा हुआ है, तुम्हारा स्टैंड। बताओ उससे हमारा कोई रिलेशन है क्या? नो, वी बोथ आर जस्ट अ स्ट्रेंजर फॉर ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, बट आफ्टर दैट ही इज सजेस्टिंग मी फॉर व्हाट? टू अवॉइड एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट व्हिच कैन टेक प्लेस इन द वे। तो ये फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर सपोज तो हम लोग देखते हो क्या छोटे पे क्या देख लो, कहीं रोड पे किसी बंदे का, भगवान ना करे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, ये तो ना उसको बचाने कितने लोग आ जाते, भैया क्या हुआ, चोट लग गई, ये वो, दैट इज द फीलिंग। कोऑपरेट करना। अभी देखा आपने कोरोना पैंडेमिक के समय पूरे हिंदुस्तान, सोनू सूद भैया का नाम देख लो, देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में, अकेले ही लोगों को खाना खिलाना, प्लस लोगों को बस अपने खर्च से बस को व्यवस्था करके लोगों को घर तक भेजना, दैट इज द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। भाई सब अपने हैं, सब अपने भाई हैं।
तो ये फीलिंग केवल उनके हमारे अंदर भी तो होनी चाहिए, सबके अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि भाई अगर फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में हम अपने घर में दिया जला रहे हैं तो सामने वाले बंदे के घर में अंधेरा ना रहे। हमें ये भी देखना है कि अपने घर में हम पटाखे फोड़े तो सामने वाले बच्चे जो भूखे रो तो नहीं रहे, हमें ये देखना है। अगर कहीं ऐसा है तो मैं भैया पटाखे नहीं फोड़ूंगा, वो पैसे लेके क्या करूंगा, बच्चों भैया भैया अंकल आप अपने बच्चों को खिलाओ। ये वाली फीलिंग हमारे अंदर गजब की है। दैट इज द फीलिंग, ये उस फीलिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, फ्रेटर्निटी उस फीलिंग की बात की जा रही है, ब्रदरहुड वाले फीलिंग की बात की जा रही है। तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, बट कंडीशन है कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मैंने बताया कि 9th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 10th के लिए भी आई हैं, तो उस 10th में जो चैप्टर आपके लिए देखो 9th में जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, 9th में 10th को लेकर हम वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 10th में ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए इसके हर वर्ड को फोकस करेंगे आप। प्लस सिविक्स, तो देखो सिविक्स देखो होता क्या है कि जियोग्राफी का मैक्सिमम चैप्टर जो है, इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम चैप्टर जो वो 10th में पूरा बदल जाएगा, उससे 10th में कोई मतलब नहीं है। बट सिविक्स का जो चैप्टर है प्लस 10th का जो तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही आगे चल के नेशनल यूरोप बन जाएगा। और सिविक्स का तो हर चैप्टर जो है वो 10th के चैप्टर पे कनेक्टेड है, पॉइंट है। तो इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग विशेष फोकस करोगे, इसमें कोई फेरबट नहीं होना चाहिए। अब यहां से स्टूडेंट आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आप लोगों को कुछ करना है तो क्वेश्चन कर लो। ये सारे टॉपिक समझ में आ गए, फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट। हम लोगों ने डिस्कस किया, देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसके बाद जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देखा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, 9th का जो जियोग्राफी का चैप्टर है उसको 10th से कोई मतलब नहीं है। 10th के सारे टॉपिक आपके डिफरेंट है, इसलिए मेरा मेन फोकस आप लोग का सिविक्स के ऊपर है। सिविक्स का देखो ये जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हो ये, प्लस इसके बाद जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो भी चैप्टर, आप मतलब इस चैप्टर के बाद जितने उधर जाओगे सबके सब 10th के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब 10th के लिए भी आई है। अब ये मेरे को बताओ कि इसमें ये जो भी आपने वर्कआउट देखा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? एनीवन? शिखर, अनुष्का, अंशु, फराज, शिखर को, फराज कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये वर्कआउट है, इसको इस चैप्टर पे फोकस करेंगे आप लोग। इसके बाद सिविक्स से जो भी सब भी इंपॉर्टेंट है, सब पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी ये येलो कलर के जो भी आप वर्ड देख रहे हो, ये सबको आप इसका एक नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके ओके, गुड डे।